पहली डाल लीजिए हेडिंग, विवेकानंद वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर। ये कैसे सोशल रिफॉर्मर कैसे है? लिख लो, कुछ पॉइंट लिख लो। एक्चुअली मेंस में ये विवेकानंद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो कुछ पॉइंट कि ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ही वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्मर, सोशलिस्ट एज वेल एज डेमोक्रेट। क्या क्या है वो उसको देख लेते हैं। सोशल रिफॉर्मर में लिख लो, ही वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ, ही वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी, लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी। लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी। ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण। He has given the concept of Daridra Narayan. एक चीज यही कर लो, वर्ड दरिद्र नारायण वॉज गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। वर्ड दरिद्र नारायण वॉज गिवन बाय स्वामी विवेकानंद, बट इसको पॉपुलराइज करने का क्रेडिट महात्मा गांधी को दिया गया। बट इसको पॉपुलराइज करने का क्रेडिट महात्मा गांधी को दिया गया। दरिद्र नारायण, और ये दरिद्र नारायण है क्या? अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, according to Swami Vivekanand, he see Narayan in the face of Daridra. He see Narayan in the face of Daridra. Narayan मतलब God in the face of दरिद्र। दरिद्र मतलब जो पूरे पीपल्स है सोसाइटी के, उनके फॉर्म में दरिद्र नारायण। हाँ, दरिद्र, दरिद्र का मतलब क्या? जो पूरे लोग होते हैं सोसाइटी के, उनको दरिद्र कहते हैं ना, दरिद्र। दूसरा लिख लीजिए रिलीजियस रिफॉर्मर, रिलीजियस रिफॉर्मर। रिलीजियस रिफॉर्मर, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम, अवर रिलीजन मतलब हिंदुइज्म की बात करें, अवर रिलीजन लिव्स इन द किचन, लीव किचन में रहता है। अवर रिलीजन लिव इन द किचन, अवर गॉड आर इन किचन पॉट्स या अटेंसिल्स, जिसे हम कहते हैं, आर इन किचन का जो क्या बोलते हैं, पॉट्स कहते हैं, अटेंसिल्स क्या कहते हैं? अटेंसिल्स लिख लो। लिव्स इन किचन अटेंसिल्स। वी आर इन अ स्टेट, we are in a state where we feels, we are in a state where we feel that we will get impure, that we will get impure if someone else touches us. We will get impure if someone else touches us. मतलब ये टच मी नॉट कॉन्सेप्ट है। ये मतलब हम पवित्र जब तक ही है जब तक हमें कुछ छूता नहीं है। अगर हमें किसी ने बेसिकली अनटचेबिलिटी पे कर रहे हैं,
उसको मार कर रहे हैं। हम जब तक ही प्योर है, जब तक हमें किसी ने टच नहीं किया, जैसे हमें टच किया हम इम्प्योर हो गए। ये इनका कमेंट है उस टाइम की सोसाइटी के ऊपर। हमारा धर्म कैसा होता जा रहा है? हमारा धर्म केवल एक किचन का पार्ट हो गया है और हमारे भगवान उस किचन के बर्तन हो गए, और हमें को टच कर देता तो हम प्योर हो जाते हैं। तो ये टच मी नॉट कॉन्सेप्ट पर उनका ये एक स्टेटमेंट था, इस पर कमेंट था। इसी चीज को रिवाइवल करने की बात कर रहे हैं, इसी को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया नियो वेदांता का। नियो वेदांता, न्यू वेदांता वही नियो वेदांता, वेदांत, नियो वेदांत। और नियो वेदांत क्या है? बेसिकली ये भी दरिद्र नारायण का ही कॉन्सेप्ट है कि वो अब ईश्वर को किसमें देख रहे हैं? वो ईश्वर को इसी दरिद्र नारायण में ही देख रहे हैं। इसी को नियो वेदांत कहते हैं। वेदांत क्या है? वेदांत बेसिकली ब्रह्म की बात करता है ना, जिसका कोई फॉर्मलेस है ब्रह्म हो। वेदांत ये तो कहते, उपनिषद किसकी बात करते हैं? उपनिषद उसी की बात करते हैं कि ऐसा ब्रह्म जो फॉर्मलेस है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। बट इन्होंने क्या किया, विद विद जब टाइम चेंज होता है, उन्होंने इस चीज को नियो वेदांत नाम दे दिया। और कैसे? उनका जो ब्रह्म है वो पूरे पीपल में रहता है, इसी को लोग नियो वेदांत कहते हैं। उन्होंने ब्रह्म को, ही सॉ ब्रह्म, वही वाला स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने ब्रह्म को इन्हीं लोगों में देखा, दरिद्र लोगों में देखा, विच वॉज नोन एज नियो वेदांता फिलॉसफी। नियो वेदांता फिलॉसफी। नियो वेदांता फिलॉसफी। नियो वेदांत फिलॉसफी। समझ में आता है? अगला तीसरा पॉइंट, ही वॉज अ सोशलिस्ट। ही वॉज अ सोशलिस्ट। ये सब मेंस का पॉइंट है। आपको पॉइंट वाइज करके 1 2 3 4 करके और 4 लाइन 3 लाइन लिख देना है। ही वॉज अ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट समाजवादी है। कैसे समाजवादी है? उन्होंने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एज ऑफ, पहले कहते एज ऑफ प्रीस्ट, एज ऑफ छत्रीस मतलब रूलर्स, एज ऑफ मर्चेंट। ठीक है, तो कहते क्या है, अभी फोर्थ हो जाए, कहते क्या है? द होल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेज, वॉज डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस। अभी रुक जाइए, चौथा बता रहे हैं, वो चौथा उन्होंने बोला है। बेसिकली क्या कह रहे हैं? द होल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज बिलोंग्स टू प्रीस्ट। ये धर्म का कंट्रोल है पूरे हिस्ट्री पर। हर जगह देखिए, इंडिया में ब्राह्मण, यूरोप में चर्च, इस्लाम में देख ले तो उनके मौलवी और पैगंबर। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्ल्ड बिलोंग्स टू प्रीस्ट। ठीक। द सेकेंड स्टेज ऑफ वर्ल्ड बिलोंग्स टू रूलर्स या छत्रीस। कैसे? जब चर्च टूटता है तो कौन आते हैं? नेशन स्टेट बनते हैं यूरोप में। अपने यहां जब धर्म का कंट्रोल खत्म होता है तो महाजनपद स्टेट्स बनते हैं। वहां पर जब रिलीजन का कंट्रोल खत्म होता है तो वेरियस सल्तनत आती है इस्लामिक वर्ल्ड में। और यहां पर बात समझे, 3 स्टेजेस। सेकंड स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज यूरोप में नेशन स्टेट, अपने यहां वेरियस स्टेट लाइक महाजनपद, इस्लाम में सल्तनत। तीसरे स्टेज को क्या कहते हैं? एज ऑफ मर्चेंट। एज ऑफ मर्चेंट तीसरा स्टेज। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो तीसरा स्टेज वणिकवादी स्टेज, जिसमें गिल्ड कॉन्सेप्ट आता है। गिल्ड अब जो है स्टेट की पावर में इंटरफेयर करना शुरू कर दिए। इट वॉज एज ऑफ गिल्ड। एंशिएंट हिस्ट्री जिन्होंने नहीं पढ़ी, थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी, जो पढ़े वो समझ रहे होंगे। इट वॉज एज ऑफ गिल्ड। अगर हम यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़े तो इट वॉज एन एज ऑफ मर्चेंट, जिसे हम मर्केंटाइल एज कहते हैं, कि अब स्टेट से ज्यादा मर्चेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक। हाँ हाँ हाँ, कॉलोनीज की स्टार्ट मर्चेंटाइल एज से ही होती है ना। तो बस 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 वही मर्चेंट एज वही है।
अब उनका क्या कहना है, अब चूंकि ये 3 स्टेज हर जगह देखा गया है, तो जो चौथा स्टेज होगा वो शूद्रों का होगा। अब उनका मतलब शूद्र से मतलब क्या है, वर्कर और पीजेंट्स, वर्कर और पीजेंट्स। और यही वर्कर और पीजेंट्स की बात तो सोशलिस्ट भी करते हैं ना, यही बात तो सोशलिस्ट समाजवादी भी करते हैं। जब स्टेट का बागडोर वर्कर और पीजेंट्स के हाथ में आ जाएगा, उसी दिन सोशलिज्म स्टैब्लिश हो जाएगी। तो विवेकानंद भी इसी की बात करते हैं कि बोलता है एक आइडियल स्टेट उसी दिन बनेगा जिस दिन सत्ता इनके हाथ में आ जाएगी, दलित वर्ग के हाथ, दरिद्रों के हाथ में आ जाएगी। यही इनका सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इनको सोशलिस्ट भी कहा जाता है, इसीलिए इनको एक सोशलिस्ट भी कहा जाता है। हाँ, शूद्र, वर्कर एंड पीजेंट्स, वर्कर एंड पीजेंट्स, बात समझ आई। और किस सेंस में इनको डेमोक्रेट कहते हैं हम, डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल चुनती है कि हमारा स्टेट कैसा होगा, पीपल चुनती है। तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी यही है। वो कहते हैं जिस दिन सत्ता की बागडोर, जिस दिन ये वर्ग स्टेट को स्टैब्लिश करने लगेगा, उसी दिन एक डेमोक्रेटिक स्टेट स्टैब्लिश हो जाएगा। यही उनका डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है, यही उनकी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है। और यही विवेकानंद का पूरा आइडियोलॉजी है, जो आपको लिखना होगा कभी मेरे से कोई क्वेश्चन आ जाए। फैक्ट्स कल बता दिए थे मैंने, वेदांत सोसाइटी कब हुआ, रामकृष्ण मिशन कब हुआ, XYZ ब्ला 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 जो भी था। मेन को आपको ये लिखना है अगर मेंस में कभी आ जाए, ठीक है। नहीं समझ में आया क्या, सुरभि नहीं आया, अच्छा हाँ, रूलर्स में आएंगे ना। और किसी को कुछ पूछना है, मर्चेंट स्टेज बेसिकली क्या है, गिल्ड जब आते हैं, गिल्ड आते हैं क्या, गिल्ड की शुरुआत तो मॉडर्न टाइम पीरियड में हो जाती है ना, गिल्ड्स की शुरुआत गुप्ता टाइम पीरियड में आके वो स्ट्रांग हो जाते हैं। जब आप मैंने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन बताया था, तो उसमें गिल्ड का इन्वॉल्वमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बढ़ता हुआ दिखता है, उस सेंस में। समझ में आई बात, यही विवेकानंद की पूरी आइडियोलॉजी है। अगर हम उनकी फिलोसफिकल अप्रोच में ना जाए, कर्म योग, ज्ञान योग, या 3 जो योग उनके हैं, राजयोग, उसमें ना जाए, तो बेसिकली यही उनकी आइडियोलॉजी है जो हमें हिस्ट्री में लिखनी है। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, लेकिन वो फिलोसफी वाला एलिमेंट है। क्यों, लिख लो कुछ फैक्चुअल बुक और लिख लो। ही रोट बुक विद द टाइटल, विवेकानंद ही रोट बुक विद द टाइटल कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग एंड राजयोग। ही रोट बुक विद द टाइटल कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। भक्ति के 3 प्रकार की चर्चा हमेशा की जाती है ना, तीनों प्रकार की, कर्म, ज्ञान और राजयोग। राजयोग। तो बेसिकली इनका पूरा कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। लिख लो, ही होल आइडियोलॉजी वॉज बेस्ड ऑन रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। His whole ideology was based on revival of Hinduism. According to Subhash Chandra Bose, he was the spiritual leader. He was the spiritual leader of national movement. He was the spiritual leader of national movement and a maker of modern India. Of national movement, spiritual leader of national movement and a maker of modern India. किसने कहा है उन्हें, सुभाष चंद्र बोस ने। ये फैक्चुअल है, ठीक।
अब अगला आ जाइए थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी इनकी डेथ कैसे हुई? हाँ, नेचुरल डेथ थी इनकी। नेचुरल डेथ मतलब बीमारी से डेथ हुई है, किसी ने मारा वारा नहीं है। दयानंद सरस्वती की डेथ अननेचुरल है। जी, क्या हुआ? अगला थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, this was established by मैडम ब्लावत्स्की। मैडम ब्लावत्स्की एंड कॉलोनल एल्कॉट। जी, कॉलोनल एल्कॉट इन 1875, in 1875 at New York. This society was based on 1875. This society was based on ideology of universal brotherhood. Universal brotherhood. And laid emphasis and laid emphasis on the study of comparative religions. The study of comparative religions of the world. Study of comparative religions of the world. केवल एक किसी धर्म की बात नहीं करते, सभी धर्मों की अध्ययन करना और तुलनात्मक अध्ययन करना। और इसी आधार पर इन्होंने कहा कि हिंदुइज्म इज द, जब एनी बेसेंट आएंगी आगे बात करते हैं। चलो इसके आगे लिख लो। इन इंडिया थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड इट्स सेंटर एट ओडेयार, अडेयार या ओडेयार, अडेयार इन 1882। इंडिया में सेंटर स्टैब्लिश किया इन्होंने। थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टैब्लिश्ड इट्स सेंटर एट ओडेयार या अडेयार इन 1882। अगला पॉइंट, Annie Besant was the most important leader of this society. अब फैक्चुअल है कि 1888 में आती हैं, 1893 में ज्वाइन करती हैं। इंपॉर्टेंट चीज बस एक लिख लो, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन 1907। हाँ वही होम रूल। He became the president of Theosophical Society in 1907. 1907. According to her, without Hinduism, India has no future. Without Hinduism, India has no future. Hinduism is the root in which the culture of India, from which the culture of India rises.
Hinduism is the root from where the culture of India rises. अगला लिख लो. she established Central Hindu College at Varanasi. Central Hindu College at Varanasi, which in 1916 was converted into Banaras Hindu University, which in 1916 was converted into BHU, Banaras Hindu University, was converted into BHU, Banaras Hindu University by Madan Mohan Malviya. 1898. Madan Mohan Malviya, हाँ. Which was converted into BHU by Madan Mohan Malviya. अब कुछ और इंपॉर्टेंट सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन बने लिख लीजिए, एक हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. पहला लिखिए धर्म सभा. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, पहला धर्म सभा. (1830) by Radhakant Dev. By Radhakant Dev. 1830 by Radhakant Dev. This movement was against all the progressive. This movement was against the all progressive work which was being done in the society. Which was being done in the society. Work which was being done in our society. Its main aim was to establish status quo. यथा स्थिति को बनाए रखना, कोई भी परिवर्तन ना करना. स्टेटस क्यू. जो भी चेंजेस हो रहा है उसके अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं. स्टेटस क्यू यथा स्थिति जो है वो बने रहे, कोई भी चेंजेस सोसाइटी में ना है. अगर बुरी है बुरी, अच्छी है अच्छी. स्टेटस क्यू का मतलब यही होता है. अगला देव समाज. देव समाज लिखो. देव समाज वॉज फाउंडेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री. शिव नारायण अग्निहोत्री in 1887. अग्निहोत्री. शिव नारायण अग्निहोत्री in 1887. 1887. 1887. हाँ ये तो है, वो 18 और 80 में रहता है. 1887. 1887 at Lahore. At Lahore. बेसिकली ये भी ब्रह्म समाज के ही एक पार्ट थे. जो शिव नारायण अग्निहोत्री है, ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज. बट बाद में केशव चंद्र सेन के कारण ये भी ब्रह्म समाज से बाहर निकल आते हैं और अपना एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करते हैं, विच वॉज नोन एज देव समाज. काम इनका क्या था जो ब्रह्म समाज करता है? यही अगेंस्ट पॉलीगैमी, अगेंस्ट आइडल वर्शिप, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस. सारे काम वही है जो ब्रह्म समाज करता है.
बस एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस कह लो क्या है कि इसमें गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज में बस ब्रह्म ईश्वर, इसमें गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था देव समाज में। अगला राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, this was started by तुलसी राम। तुलसी राम, तुलसी राम, who was known as शिव दयाल साहिब, who was known as शिव दयाल साहिब, साहिब, शिव दयाल साहिब। राधा स्वामी का नाम तो सुना होगा। कब स्टैब्लिश हुआ था यह? इन द ईयर 1861 एट दयालबाग आगरा। 1861 ईयर है, एट दयालबाग आगरा। दयालबाग आगरा, आगरा में स्टैब्लिश हुआ है। राधा स्वामी का मतलब यही है कि राधा स्वामी का मतलब होता है सोल ऑफ गॉड। जो स्वामी, हमारे जो सोल, हमारी आत्मा का स्वामी कौन है? ईश्वर है। उसका भी वही काम है जो अभी तक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कह रहे हैं। बस इसमें कि टॉलरेंस बहुत है, इसमें कहता है कि एवरी रिलीजन इज इक्विवेलेंट, गॉड सुप्रीम पावर है, बट यहां पर पृथ्वी पर गुरु जो है वो मेन स्पिरिचुअल लीडर है जो हमें सही रास्ते की तरफ ले जाता है। और बाकी वो ये रिफॉर्म मूवमेंट, रिलीजियस टॉलरेंट टुवर्ड ऑल रिलीजन्स, अगेंस्ट कास्टिज्म। आज भी राधा स्वामी तो आप लोग जानते होंगे, अगेंस्ट कास्टिज्म, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस, अगेंस्ट पॉलीगैमी, ये सब अगेंस्ट रिचुअल्स, जो रीति रिवाज है जिसमें बहुत सारे पैसे उनके अकॉर्डिंग वेस्ट ऑफ मनी है या वेस्ट ऑफ एनर्जी है, उसके अगेंस्ट। जितने भी कर्मकांड है हिंदू समाज में उसके अगेंस्ट, सब राधा स्वामी मूवमेंट। अगला सेवा सदन। सेवा सदन, दिस वॉज अ सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन which was started by बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी in 1885। बहराम जी मालाबारी 1885, 1885। अगला लिख लीजिए सोशल सर्विस लीग। लिखिए सोशल सर्विस लीग। दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय N.M. जोशी। N.M. जोशी in 1911। N.M. जोशी in 1911। 1911। इसी ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर थे हृदय नारायण कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, जिन्होंने लिखी आगे one of its member known as हृदयनाथ कुंजरू, H.N. कुंजरू लिख लो, H.N. कुंजरू established सेवा समिति। सेवा समिति in 1914 at प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज या इलाहाबाद 14। एक और लिख लो, लिखो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, दिस वॉज स्टार्टेड बाय एमजी रनाडे। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, दिस वॉज स्टार्टेड बाय एमजी रनाडे।
एमजी रनाडे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905। गोपाल कृष्ण गोखले 1905। लिखो रहनुमाए मजदयासन सभा। रहनुमाई मजदयासन सभा। This was a social reform organization. रहनुमाई मजदयासन SAN सभा। This was a social reform organization started by कौन कौन? दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी, नेरोजी लिखो, नेरोजी फरदोंजी, नेरोजी फरदोंजी। फरदोंजी, नेरोजी फरदोंजी एंड SS बंगाली इन ईयर 1885। 1885। दिस वॉज अ, किसके लिए है ये? पारसीज कम्युनिटी, पारसीज सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। दिस वॉज फॉर पारसीज सोशल रिफॉर्म, दिस वॉज फॉर पारसी सोशल रिफॉर्म। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का नाम लिख लो, रफ्त गोफ्तार। रफ्त गोफ्तार, रफ्त गोफ्तार। इस जो ये मैगजीन है, इसकी शुरुआत भी इसी सभा ने की थी। वॉज स्टार्टेड बाय, यही RM सभा लिख लो, वॉज स्टार्टेड बाय RM सभा, रहनुमाई मजदयासन सभा। अब अगली हेडिंग डालो, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट लिखो, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट वॉज लेड बाय सर सैयद अहमद खान, वॉज लेड बाय सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, उनकी आइडियोलॉजी बेसिकली दो बातों पे बेस्ड थी। जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, उनको लगता था कि दो चीजें मुस्लिम के रिफॉर्म के लिए जरूरी है। पहली, बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन। उनको लगता था कि चूंकि मुस्लिम जो है वेस्टर्न एजुकेशन से बहुत ही दूर है, इसीलिए इस गैप को कम करना जरूरी है कि मुस्लिम भी वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जाए, तभी वो क्या होगा, प्रोग्रेसिव सोसाइटी को डेवलप किया जा सकता है। और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट और मुस्लिम्स के बीच ट्रस्ट को स्टैब्लिश करना, टू स्टैब्लिश द ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड मुस्लिम्स, टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन। और अगला लिख लेना, टू स्टैब्लिश अ ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड मुस्लिम कम्युनिटी। इसका क्या मतलब है? जब मैंने रिजल्ट ऑफ 1855 बताया था, तो एक चीज बताया था कि गवर्नमेंट ने अब क्या किया, मुस्लिम्स को बिल्कुल ही अबंडन कर दिया, त्याग दिया। इनको लगता था सारे फसाद की जड़ ये मुस्लिम्स थे और इन्हीं के कारण 1857 का रिवॉल्ट हुआ था।
अब 57 से लेकर लगभग लगभग 20 साल तक मुस्लिम जो थे बिल्कुल सोसाइटी के सरकमफेरेंस से पेरिफेरी पहुंच गए। किसी भी चीज में उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, ना ही एम्प्लॉयमेंट में, ना ही किसी प्रकार का सोशल डेवलपमेंट। सर सैयद अहमद खान को लगा कि यह जरूरी है कि गवर्नमेंट मुस्लिम का सपोर्ट करे। विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट मुस्लिम सोसाइटी में कभी भी प्रोग्रेसिवनेस स्टैब्लिश नहीं हो सकती है। इसीलिए मूवमेंट चला था पूरा। मूवमेंट सेंटर, इसका सेंटर कहां था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आगरा। लिख लो, चलो अगला पॉइंट। सर सैयद अहमद खान, ये 2 पॉइंट लिख लिया ना। सर सैयद अहमद खान established अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन द ईयर 1875। 1875 द होल ये जो मूवमेंट चला है मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट वॉज सेंटर्ड अराउंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसी ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर्ड में घूम रहा था। ये जो जो चीजें हो रही है अब यहीं से हो रही, शुरुआत हो रही है इनकी। वॉज सेंटर्ड अराउंड ये एंग्लो जो ओरिएंटल कॉलेज है, विच वॉज लेटर नोन एज AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब एक बात समझने वाली ये है, इधर से सर सैयद अहमद खान और उधर से कुछ ब्रिटिशर्स इस बात पर अब फोकस कर रहे थे कि मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स के बीच की जो दूरी है वो कम हो। क्यों? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उस समय धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने की तरफ हम बढ़ रहे थे। बंगाल के जो बहुत सारे लीडर्स थे, इसमें आपके SN बैनर्जी या जो भी लोग थे, ये एक नेशनल मूवमेंट, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने की तरफ बढ़ रहे थे। ब्रिटिशर्स को लगता था अगर ये नेशनल मूवमेंट स्टैब्लिश हो गया तो क्या होगा, हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज मिल सकता है। उस नेशनल मूवमेंट को वीक करने के लिए सोसाइटी के एक बहुत बड़े पार्ट को वो उस नेशनल मूवमेंट से अलग करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने क्या फोकस किया, मुस्लिम्स को अपील करना शुरू किया कि भैया जो तुम्हें चाहिए तुम ले लो। और दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान भी थे जो चाहते थे कि अब जो ये गैप है गवर्नमेंट और मुस्लिम के बीच वो भी कम हो। इसीलिए लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने AMU को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत बड़ा डोनेशन भी दिया था। लेकिन उससे पहले कुछ और भी लिख लो। अकॉर्डिंग टू W. Hunter, who wrote the book Indian Mussalmans, was of the view that the government should establish या और should cooperate with Muslims in order to weaken the national movement. In order to weaken the national movement. In order to weaken the national movement. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्या था, W. हंटर की बुक इंडियन मुसलमान क्वेश्चन पूछा गया है। ये बुक किसकी थी? W. हंटर, जो इंडियन मुसलमान। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो लिख लो। साइंटिफिक सोसाइटी लिखो नाम, साइंटिफिक सोसाइटी किसने स्टैब्लिश किया? सर सैयद अहमद खान 1864 में। साइंटिफिक सोसाइटी सैयद अहमद खान 1864। पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 किसने स्टैब्लिश किया था? लिखो सर सैयद अहमद खान
1888 1864 64 में पैट्रियोटिक एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1888 1888 बाय सर सैयद अहमद खान, एंड लिखो शिव प्रसाद हु वॉज द रूलर ऑफ बनारस, शिव प्रसाद सितारे हिंद इनका नाम था, सितारे थे हिंद के। तो हु वॉज द, और इन लोगों ने पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया जिसका काम ही ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके प्रति राजभक्ति को दिखाया जाए। ठीक, राजभक्ति, पैट्रियोटिक एसोसिएशन राजभक्त एसोसिएशन नाम ही था हिंदी में। इसके अलावा एक फैक्ट और है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक सपोर्टेड विद अ डोनेशन, अब कितना डोनेशन था, 10-20 हजार जो भी होगा, विद अ डोनेशन टू एस्टैब्लिश AMU, यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, जिस समय जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना अलीगढ़ में, उन्होंने उसको एस्टैब्लिश करने के लिए खुद सपोर्ट भी किया था। क्यों किया सपोर्ट? कि उनको लगता था कि अली जो ये एजुकेशन सेंटर है ये क्या करेगा, मुस्लिम्स को इंडियन सोसाइटी से अलग करने की कोशिश करेगा और ब्रिटिशर्स के प्रति पैट्रियोटिज्म को बढ़ावा देने का काम करेगा। इसीलिए उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए लिखवा दिया बस। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। एक और बुक उनकी नाम है, लिखो तूफात, लिखो सर सैयद अहमद खान और रोट बुक नोन एज तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक, ये इनकी बुक का नाम है। सिविलाइजेशन और एथिक्स इस बुक का नाम है। सिविलाइजेशन और एथिक्स रिलेटेड टू मुस्लिम सोसाइटी। ठीक है, ये पूरा जो है अलीगढ़ मूवमेंट पे है। इससे बाहर कोई फैक्ट तो नहीं है, होगा तो अलग बात है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया है। अगला आ जाइए। हाँ, एक और फैक्ट है, लिख लो, कैलकटा लिखो, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, अरे ये तो शुरू भी नहीं किया। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी चाहिए। अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ ने 1863 में, अगला लिखो मूवमेंट देवबंद मूवमेंट। अगला मुस्लिम जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा है, पहला अलीगढ़ मूवमेंट, दूसरा देवबंद मूवमेंट। लिखो दिस वॉज द ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट। दिस वॉज द ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी मूवमेंट विच वॉज रिलेटेड विद द रिवाइवल ऑफ द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड हदीथ। कुरान एंड हदीथ, एक्चुअली हदीथ ही है वो। ये क्या अंतर है कुरान और हदीथ में? हाँ भाई, कोई बताइए, पता है आपको? बताइए, बताना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बताइए। बाकी लोगों को पता चल जाएगा ना, हो सकता है मुझे इतना अच्छा ना पता हो। नहीं, इसमें कुरान बेसिकली क्या है,
जो अल्लाह ने जो चीजें कही उसी को हम कुरान का पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। हदीथ में क्या है, जो इंटरप्रिटेशन था उन चीजों का, वो हदीथ का पार्ट बना। यही है ना, यही है ना। कुछ होगा गलत बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे तो बुक से जो पता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बताया तो इतना ही हमारे काम का है, इससे ज्यादा नहीं डेवलप हो जाना। जो कुरान क्या है, जो जो अल्लाह की जो उन्होंने जो हमें बताया वो कुरान का पार्ट है, और हदीथ क्या है, उसी चीजों का इंटरप्रिटेशन है, वो हदीथ का पार्ट है। तो जो कुरान और हदीथ में जो चीजें मेंशन थी, बेसिकली क्या है, जो जो इन आइडियोलॉजी पर जो सोसाइटी बेस्ड थी। हाँ, जैसे वेदों की कमेंट्री उपनिषद है, वैसे ही समझ लो बस, इसी टाइप से। तो उन जो उस सोसाइटी को स्टैब्लिश जो हुई थी, उन टीचिंग्स पर, उसी सोसाइटी पर फिर से स्टैब्लिश करना, ये देवबंद मूवमेंट था, इसीलिए हम इसे ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय मोहम्मद कासिम ननौतवी। मोहम्मद कासिम ननौतवी, कासिम ननौतवी, मोहम्मद कासिम ननौतवी, और दूसरा नाम लिख लो, रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद गंगोही, in the year 1867। रशीद अहमद गंगोही, in the year 1867। इन देवबंद, देवबंद कहां है? हाँ भाई, कुछ बोल रहे थे। सहारनपुर में, लिख लो। देवबंद कहां है? सहारनपुर में, सहारनपुर। अब चूंकि ये क्या था, जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के रिवाइवल की बात करता है, कुरान और हदीस की बात करता है, इसीलिए इन्होंने विदेशी शासन, जो फॉरेन पावर्स आई थी, उसके खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। जिहाद लिख लो। दे रेज द स्लोगन ऑफ जिहाद अगेंस्ट फॉरेन पावर। होता है कि कभी कभी बहुत आसान चीजें भी हमसे गलत हो जाती हैं, तो इस चूंकि इस समय आप लोग सीख रहे हो, तो जो चीज भी सुनो उसको लिख लो, ठीक। एक बार बहुत पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो आपस में डिबेट होता है, किस उपनिषद का है? मैंने इसी क्लास में कम से कम 20 बार बताया होगा, कम से कम 20 बार बताया होगा, क्योंकि वैदिक टाइम पीरियड में वीमेंस की स्टेटस को डिफाइन करने का सबसे इंपॉर्टेंट वो संवाद है। जब एक महिला एक पुरुष के साथ संवाद कर रही है, इतना अधिकार है, लेकिन एट द सेम टाइम जब वो पुरुष को लग रहा है मैं हार जाऊंगा, तो पुरुष कहता है अब चुप हो जा, नहीं सर फोड़ दूंगा तेरा। तो पैट्रियार्की भी शो हो रही है। 20 बार बताया होगा। अभी मेरा कोई एक एग्जाम था, वो एग्जाम मैं गलत करके आ गया। इसीलिए कोई चीज होती है तो उसको लिख लिया करिए। बहुत आसान चीजें भी हमसे गलत होती रहती हैं, कुछ भी हो लिख लीजिए, रिवाइज करें, कभी ना कभी याद रहता है वो। आगे एक और इंपॉर्टेंट मूवमेंट है नदवा उलूम, लिखो अगला। हाँ भैया, नदवा नहीं पता? हाँ यही यही अपना पीछे वाला, हाँ लिखो। नदवातुल, लिखो नदवातुल उलमा। नदवातुल, नदवा उल उलूम जो कहते हो, नदवातुल उलमा है वो। मूवमेंट का था बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको शिवली नुमानी ने स्टैब्लिश किया है। शिवली नुमानी, शिबली नुमानी, ये जो नदवातुल उलमा है, एक संस्था थी, एक इंस्टीट्यूशन था, जिसको शिबली नुमानी ने स्टैब्लिश किया था। ये क्या है? ये
इस्लाम में वेस्टर्न एजुकेशन की बात करता है। उनका कहना है कि भैया जब तक प्रोग्रेसिवनेस नहीं आएगा तब तक इस्लामिक सोसाइटी हमेशा पीछे ही रहेगी। इसीलिए पाश्चात्य शिक्षा की ये बात करते हैं सिमली नुमानी। इनको वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव व्यक्ति माना जाता है एजुकेशन सिस्टम इन इस्लाम का। अगला लिख लो, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया ईयर इसका 1870 के आसपास बता दूंगा जो भी ईयर होगा। नदवातुल उलमा का, हाँ बताओ, लिखा हुआ है? नहीं लिखा? नदवातुल उलमा, आगे लिख लो चलो। अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट 1884, 89, 84, 85, हाँ 94 लिखा है, चेक करके बता देंगे। 84 या 94 ही है। लखनऊ में स्टैब्लिश हुआ था नदवातुल उलमा, याद रखना। चलो, अहमदिया मूवमेंट, दिस मूवमेंट लिखो, दिस मूवमेंट was started by Mirza Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad in the year 1889. नवासी, अब नवासी में तो दिक्कत है, 89 ही ठीक है। 1889 लिखो। दिस मूवमेंट वॉज टू सेव इस्लाम, अगेंस्ट द पॉलिमिक्स ऑफ आर्य समाज, पॉलिमिक्स ऑफ आर्य समाज। पॉलिमिक्स क्या होता है? बेसिकली ये तर्क कहा जाता है। आर्य समाज जो तर्क दे रहा था अपनी सुपीरियोरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए और इस्लाम को डिफेम करने के लिए, उससे सेव करने के लिए अहमद से शुरू हुआ था मूवमेंट, मिर्जा अहमद, ठीक है। टू सेव इटसेल्फ, टू सेव इस्लाम फ्रॉम द पॉलिमिक्स ऑफ आर्य समाज। अगला पॉइंट लिख लो, मिर्जा गुलाम अहमद प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज, प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज मेहदी और मसीहा। मेहदी, मेहदी, मेहंदी नहीं, मेहदी। अगर इस्लाम में अगर मेहदी की बात करें तो इस्लाम में जो कृष्ण है वो मेहदी ही हो जाएंगे। क्यों? कभी भी संसार में जब इविल प्रैक्टिसेस अपने चरम पे होती हैं तो कोई ना कोई मेहदी आएगा जो इन प्रैक्टिसेस को या समाज में स्टेबिलिटी को फिर से स्टैब्लिश करेगा। कृष्ण भी तो यही कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य, तो वही मेहदी है या मसीहा। तो जो ये मिर्जा साहब हैं ये अपने आप ही को कहते हैं मेहदी, और अपने आप ही को प्रोक्लेम करते हैं कि ही वॉज अ रीइंकार्नेशन ऑफ कृष्ण एंड जीसस क्राइस्ट। अगला पॉइंट, he also proclaimed himself as the reincarnation of, पुनर्जन्म of Krishna and Jesus Christ. एंड जीसस क्राइस्ट। अब इनको लगता था अगर इस्लाम को बचाना है तो इन्हीं लोगों का डोमिनेंट यही है, हिंदुइज्म मेजॉरिटी में है, क्रिश्चियनिटी इसमें पावरफुल है। अब इनसे बचना है तो इन्हीं को कहता भैया हम अलग नहीं है, हम भी तो आप ही हैं, जो आप जिसको मान रहे हो हम भी वही हैं। बचाने के लिए केवल, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा ब्रह्म समाज और उससे ज्यादा आर्य समाज का अटैक इस्लाम पे हो रहा था, उससे बचने के लिए। अगला लिख लो, अगला हेडिंग,
वीमेंस पर, वीमेंस, वीमेन रिफॉर्म मूवमेंट, ज्यादातर तो मैंने बता दिया है। वीमेन रिफॉर्म मूवमेंट, इसे कौन सा आंदोलन? कल्याणी, नहीं पता है, हो सकता हो। विमेन रिफॉर्म मूवमेंट, विमेन रिफॉर्म मूवमेंट में किसका किसका नाम पता आप लोग को? अभी तक मैंने बताया है एनी बेसेंट। पहले जितने एक्ट्स हैं सारे एक्ट्स पता होने चाहिए। सती प्रोहिबिशन एक्ट 1829, क्लॉज भूल गया फिर 17, ठीक है। विडो रिमैरिज एक्ट 1856, क्लॉज पक्का? मेरे दिमाग में 15 चल रहा है, देख 15 15 है शायद। फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट 5 है, देख लो पन्ने पलट के भाई, नहीं हो तो लो। हाँ, रेगुलेशन 15 है, चलो हाँ वही हम भी कहते 15 है, 5 इन्फेंटिसाइड वाला है। चलो ये जो 4-5 एक्ट अभी तक बताए थे, ये 4-5 एक्ट फिर से देख लेना, ये सब वीमेन रिफॉर्म मूवमेंट से ही रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट और क्या? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लिख लो। देखो कभी कभी बहुत 1872 नेटिव मैरिज एक्ट 1872 केशव चंद्र सेन वाला, अभी आ जाए आगे। अगला एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इसमें जो जो चाइल्ड मैरिज, जो लड़कियों की शादी की उम्र थी उसको 12 वर्ष किया गया था। इसको अपोज किया था तिलक ने, तिलक ने, हाँ तिलक ने इसलिए अपोज नहीं किया था कि 12 वर्ष क्यों दे रहे हो, अपोज इसलिए था कि आपके पास अधिकार नहीं है कि आप हमें बताओ, यह हमारा अधिकार है कि हम अपने सोसाइटी को खुद रिफॉर्म करेंगे। इसका शारदा एक्ट, शारदा एक्ट कब? शारदा एक्ट 1929, हर विलास शारदा, हर विलास शारदा 29 पूछा गया है। हर विलास शारदा एज क्या डिफाइन की गई थी? 18 और 14, लड़के की 18 और लड़की की 14। अब वीमेन एजुकेशन पे जो कुछ हुआ काम वो देख लेते हैं। वीमेन एजुकेशन पे पहला लिख लो, वीमेन एजुकेशन पे इन 1819, in the year 1819 क्रिश्चियन मिशनरीज 1819 क्रिश्चियन मिशनरीज worked for the first time in the field of female education. Female education. They established Calcutta Female Society. Calcutta Female Society इन द ईयर, वही 1819, कैलकटा फीमेल सोसाइटी, तरुण स्त्री सभा इन द ईयर 1819। अगला लिख लो, 1819 में कैलकटा फीमेल सोसाइटी किसने स्टैब्लिश किया है? क्रिश्चियन मिशनरीज ने। अगला लिखो, इन द ईयर, हाँ मैंने और कुछ बोला था, नहीं बोला? 1819 कैलकटा फीमेल सोसाइटी। अगला इन द ईयर 1843 लिखो अगला।
A female college was established by J.E. Bethune. J.E. Bethune. J.E. Bethune. A female college was established by J.E. Bethune at Calcutta. अगला लिखो। 1854 में पहली बार वुड्स डिस्पैच ने फीमेल एजुकेशन पर बल दिया। इन द ईयर 1854 वुड्स डिस्पैच laid the foundation of female education in India. Female education in India. Wood dispatch year 1854. अगला, in 1906 D.D. Curvey established first female university at Bombay. Which was later on shifted to Pune in the year 1916. Shifted to Pune in the year 1916. अब कुछ महिलाओं ने ही महिलाओं के लिए काम किया। अभी तक तो क्या है, सारे आपको मेल दिखेंगे जिन्होंने वीमेन अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। बेसिकली 2 से 3 महिलाएं हैं जिन्होंने फीमेल थी, उन्होंने फीमेल अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। हाँ, एक और लिख लो, एक और इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया लिखो, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस was established in the year 1926. Established in the year 1926 by Margaret Cousins. Margaret Cousin. मार्गरेट कजिन। अभी और ही बचा है, कुछ और नाम लिख लेना। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जिनको विमेंस ने स्टैब्लिश किया है। पहला नाम, इंपॉर्टेंट नाम लिखिए, पहला पंडिता रमाबाई। ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड बाय विमेन फॉर, और पहले हेडिंग डालिए, ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड बाय विमेन फॉर द upliftment of women. By women for the upliftment of women. पहला नाम लिखिए, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई लिखिए इनका। शी established आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज इन द ईयर 1882, 1882। आर्य महिला समाज पहला, और दूसरा इनका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है शारदा सदन। शारदा सदन 1889। हां भैया, शारदा सदन 1889।
शारदा सदन 1889। ये पंडिता रमाबाई है। एक और नाम मिलेगा रमाबाई रनाडे, रमाबाई रनाडे। शी वॉज द फाउंडर ऑफ शी वॉज द फाउंडर ऑफ सेवा सदन। शी वॉज द फाउंडर ऑफ सेवा सदन। तो जो रमाबाई वाला समझना, रनाडे अलग है और पंडिता रमा जो सरस्वती है अलग है। डीडी करवे के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना, इनको भी अपना सबसे बड़ा कौन सा भारत रत्न 1958 में मिला था। डीडी करवे 1958 में। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत कम ही नेशनल मूवमेंट वाले लोग हैं जिनको मिला है ना भारत रत्न, बेचारे आधे तो पहले निकल लिए। जो बचे थे उसमें डीडी करवे थे जिनको 1958 में मिला था भारत रत्न। ठीक, अब लिखो लोअर कास्ट मूवमेंट। लोअर कास्ट मूवमेंट, कास्ट मूवमेंट, लोअर कास्ट मूवमेंट। ये सब कैसे मूवमेंट है? अपलिफ्टमेंट ऑफ जो लोअर कास्ट है, जो शूद्र दलित हरिजन जो इनके हैं, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये सब मूवमेंट चले थे। ठीक है, पहला जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट लिखिए इन द ईयर 1861। 1861 नायर मूवमेंट। नायर 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 1861। कौन इसको लीड किसने किया था? लिखिए सीवी रमन पिल्लई। सीवी रमन पिल्लई। सीवी रमन पिल्लई। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये किसके खिलाफ था? जो नंबूदरी ब्राह्मण्स होते हैं साउथ के, ये उनके खिलाफ था। नंबूदरी ब्राह्मण, साउथ में नंबूदरी ब्राह्मण्स होते हैं, ये उनके खिलाफ पूरा पूरा मूवमेंट चलाया गया था। नंबूदरी ब्राह्मण। ठीक, सीवी रमन पिल्लई। दूसरा नाम लिख लो सत्य शोधक समाज। एटीन 1873 सत्य शोधक समाज किसका है? ज्योतिबा फूले। ठीक, ज्योतिबा फूले की एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1872 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। 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 अगला लिखो अराविपुरम मूवमेंट। अराविपुरम मूवमेंट। अराविपुरम मूवमेंट। अराविपुरम किसका है? श्री नारायण 1888। श्री नारायण स्वामी, श्री नारायण गुरु। क्या हुआ? अराविपुरम मूवमेंट बेसिकली अराविपुरम जगह का नाम है।
केरला में जितने भी लोअर कास्ट के लोग थे उनको मंदिरों में एंट्री पर बैन था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टेंपल ही बनाया और उस टेंपल में लॉर्ड शिवा की आइडल या उसकी मूर्ति को एस्टैब्लिश किया, मतलब अलग से अपना ही मंदिर बना दिया। और उस मंदिर की दीवारों पे लिखा कि जाति कभी भगवान में अंतर नहीं करती है। ये पूरा मूवमेंट दैट वाज सेंटर्ड इन अराउंड अराविपुरम वाज नोन एज अराविपुरम मूवमेंट। एक एझावा कम्युनिटी होती है जिनको सबसे लोअर कास्ट माना जाता है, उनको इस टेंपल में एंट्री नहीं दी जा रही थी। उसी के अराउंड ये पूरा मूवमेंट चला था, श्री नारायण गुरु ने चलाया था 1888। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी अगला नाम। भैया जितना लिखवा उतना पढ़ लो, सेवा नहीं आएगा, ये मैं श्योर कर दे रहा हूं। ठीक, हाँ बुक ना पढ़ो, सीरियसली बता रहा हूं। ऑप्शनल देना तो ना, जीएफ हो तो ना बुक पढ़ो। अगर आपने ऑप्शनल की तो ये ऑप्शनल क्लास थोड़ी ना है, ये ऑप्शनल ऐसे खत्म होगा। ऐसे तो होना क्या चाहिए, सोशल रिलीजियस। अगर मैं ऑप्शनल पढ़ाता, सोशल रिलीजियस मूवमेंट का पहले मैं फीचर्स बताता, फिर क्या मूवमेंट चला उसके बारे में बताता, फिर नेचर बताता, फिर इंडियन रिनेसाइज, हाउ इंडियन रिनेसाइज जो हमें यूरोपियन रिनेसाइज उससे कैसे अलग है, फिर मैं वो बताता, फिर लिमिटेशंस बताता। इतनी चीजें होती, फिर फैक्ट्स नहीं बताता ना इतना, तो वो अलग है। ऑप्शनल क्लास और जीएस और इसकी क्लास में अंतर है। चलिए, अभी मैं तो नेचर ही मैंने नहीं बताया, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। पिछली बार मैंने सब पढ़ा दिया था, तो क्लासेस ज्यादा थी, क्या था मुझे आज समझ नहीं आ रहा है। स्पीड तो मेरी पढ़ाने की पिछली बार यही थी, लेकिन मैंने पिछली बार लगभग सब पढ़ा दिया था। नहीं, पिछली बार मैंने फैक्चुअल हो सकता है कम बताया हो, बट मैंने डिटेल में बाकी सारी चीजें बता दी थी। नेचर ऑफ रिफॉर्म क्या था, लिमिटेशंस क्या है, सब बताया था मैंने। हाँ, ये हो सकता है कि वो इस बार सब इन्होंने ऐड कर दिया उसी 12 क्लास में। अब वो 6-7 क्लास चाहिए कम से कम, गांधी जो नेशनल मूवमेंट है, ये तो वो शॉर्ट हो जाएगा। चलिए कोई बात। अर्रावी पूरा मूवमेंट हो गया, अगला लिखिए। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906। फाउंडर कौन थे, लिखो बी आर शिंदे। शिंदे। और पहला प्रेसिडेंट भी एक बार पूछा गया है, चंद्रावरकर। चंद्रावरकर इसके पहले प्रेसिडेंट थे डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के। अब कौन चंद्रावरकर याद नहीं, चंद्रावरकर की है। फाउंडर वी आर शिंदे और पहले प्रेसिडेंट चंद्रावरकर। अब लिखो 1916 का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। पहले जस्टिस मूवमेंट लिखो, उसके बाद कंटिन्यूटी में चलते हैं। जस्टिस मूवमेंट 1916, जस्टिस मूवमेंट 1916। कौन कौन लोग हैं लिख लो। 1916 कौन कौन लोग हैं लिख लो। पहला नाम सी एन मुदलियार, सी एन मुदलियार, सी एन मुदलियार, चेट्टी, चेट्टी लिख लो नाम, पीटी चेट्टी, पीटी चेट्टी और टी एम नायर, पीटी चेट्टी और सी एम नायर, टी एम नायर। टी एम नायर। अब लिखो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925।
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925, ईवी रामन लिखो नाम। इट वॉज स्टार्टेड बाय, दिस वॉज स्टार्टेड बाय ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, जस्टिस मूवमेंट। ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, जस्टिस मूवमेंट। ये सब विलेज जो लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए ही सारे मूवमेंट है। जस्टिस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अगला लिखो, ऑल इंडिया, पहले डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट लिखो, डिप्रेस्ड क्लास, अंबेडकर वाला लिख लो पहले, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बाय बी आर अंबेडकर। नाइनटीन 1924। और इनकी इसी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ने एक बुक निकाली थी, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत एक न्यूज़पेपर था, यह भी अंबेडकर जी की है। बहिष्कृत मैगजीन, मैगजीन भैया, बहिष्कृत भारत। और भी इनके मूक नायक भी इनकी है, मूक नायक न्यूज़पेपर भी इन्हीं का है, और भी बहुत सारे। बहिष्कृत भारत। अब आ जाओ गांधी जी पे। अगला, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग 1932, बाय महात्मा गांधी। 1932। और अगले साल 1933 में ही हरिजन नामक एक मैगजीन पब्लिश की गई इसी एसोसिएशन के थ्रू। इन 1933 हरिजन जो मैगजीन है इशू की गई। और जो ऑल इंडिया जो ये अनटचेबिलिटी लीग है, इसका नाम हो गया हरिजन सेवा संघ। 33 में हरिजन सेवा संघ नाम रखा गया, और हरिजन जो मैगजीन है उसको भी पब्लिश किया गया, हरिजन सेवा संघ। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग था ना, इसी का नाम 33 में हरिजन सेवा संघ हो गया। और इसी ने हरिजन जो वो है न्यूज़पेपर उसको पब्लिश किया। ये तो पता ही होगा, गांधी जी ने पहली बार हरिजन नाम शेड्यूल कास्ट को दिया था। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कन्वेंशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कन्वेंशन was held at Bombay in the year 1918. All India Depressed Class Convention सम्मेलन was held at Bombay in the year 1918. ठीक। और जो कराची सेशन होता है कांग्रेस का 1931 में, उसमें जिस फंडामेंटल राइट की बात पहली बार की गई थी, उसमें भी अनटचेबल्स लोगों को राइट्स देने की बात कही गई थी। अब एक टेंपल एंट्री मूवमेंट है, दो, वो लिख लो। टेंपल एंट्री मूवमेंट, मंदिर प्रवेश आंदोलन। टेंपल एंट्री मूवमेंट, मंदिर प्रवेश आंदोलन।
पहला नाम लिख लो, वाइकोम। वाइकोम। हाँ, क्या? सबरीमाला? नहीं नहीं, वो नहीं। सबरीमाला अलग है। वाइकोम मंदिर है, लिखो, अगला लिखो। दिस वॉज अ टेम्पल मूवमेंट, which was started in Travancore region of Kerala. Travancore region of Kerala. In this movement, ये नारायण गुरु कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे? नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन पार्टिसिपेटेड। अरे वो पहले होना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, थोड़ा आज कर लेना। इन पार्टिसिपेटेड। सबसे बड़ी बात ये थी, जो फॉरवर्ड क्लास थी, जो सवर्ण क्लास थी, उसने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। जो फॉरवर्ड क्लास थी रीजन की, उसने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था कि दे वर ऑल्सो सपोर्टिव दैट शेड्यूल कास्ट शुड प्रोवाइडेड एंट्री इन टेम्पल्स। और किस शेड्यूल कास्ट में भी कौन थे? एझावा कम्युनिटी। एझावा जो हायर क्लास थे सोसाइटी के, उन्होंने भी सपोर्ट किया था इस टेम्पल एंट्री मूवमेंट को। और किस कम्युनिटी को ये मूवमेंट चलाया गया था? एझावा कम्युनिटी द्वारा। एझावा कम्युनिटी को टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी, उन्हीं लोगों के थ्रू ये मूवमेंट चलाया गया था। और एक क्वेश्चन और पिछली बार पूछा गया था किसी एग्जाम में कि गांधी जी ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, बट अंतर यह था, वो डायरेक्टली उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो त्रावणकोर की जो क्वीन थी, उससे नेगोशिएशन करवाया था दोनों लीडर्स का, इधर जो अगेंस्ट थे और जो सपोर्ट में थे, इन दोनों के बीच नेगोशिएशन करा दिया कि अब शूद्रों या दलितों को टेंपल में एंट्री दी जाएगी। तो गांधी जी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। गांधी जी। अगला लिख लेना, गुरुवयूर। गुरुवयूर मूवमेंट। गुरुवयूर मूवमेंट, ये भी क्या है? गुरुवयूर एक टेंपल का नाम है केरला के, जहां पर ये मूवमेंट चलाया गया था। लीडर कौन है? लिख लो बस, के केलप्पन और ए के गोपालन। के केलप्पन और ए के गोपालन जी। ए के गोपालन। और इस मूवमेंट के बाद जितने भी शेड्यूल कास्ट थे, उनको टेंपल में एंट्री प्रोवाइड कर दी गई थी। तो ये हो गया खत्म। अब टॉपिक नेशनल मूवमेंट से अगर देखा जाए तो केवल दो टॉपिक बचता है। पहले प्रेस का जो एक्ट है, जितने भी प्रेस, इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। पिछली बार जिनके पास नोट्स हो, मेरी इतनी मदद कर देना, मुझे नोट दे देना, है ना, मुझे दे देना। अगर पॉसिबल हुआ, अगर नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, तो मैं एक दिन ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, आधे घंटे में खत्म हो जाए। केवल फैक्ट्स ही हैं जो मुझे बोलना है, ठीक है। दो बस टॉपिक बच रहा है, प्रेस, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अगले क्लास जब भी होगी, हम डायरेक्ट आएंगे कांग्रेस पे, ठीक। कांग्रेस के कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और कैसे कैसे नेशनल मूवमेंट आगे वर्क किया, ठीक है। और जितना
पढ़ा रहा हूं उतना विश्वास मान के पढ़ लो, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आ गया तो कोई कर भी नहीं पाएगा, यह भी बता दे रहे हैं। कंपटीशन दो तरीके से जीता जा सकता है। कैसे? या तो मुझे आता हो, या मुझे नहीं आता तो किसी को ना आता हो। तो अगर आप भी नहीं कर पाए तो कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक।